लखनऊ के मरसिया निगारी का आलमी मरकज़ बनने से पहले, अनीस के उर्दू मरसिए का बेताज बादशाह बनने से पहले, उन अजीम मजालिस शोहराए आफाक मरसिया खानों और उन शाहकारों के ज़हूर से पहले ऐसे भी कुछ शोहरा गुजरे हैं जिनके नाम अवामी हाफिज़े से तकरीबन महव हो चुके हैं। आखिर सानेहाए करबला अरबी मरासी से निकलकर फ़ारसी दीवानों तक कैसे पहुंचा, और फिर उर्दू ज़ुबान में ऐसे दिलावेज़ और मौसर आवाज़ कैसे नसीब हुई उसे, जिसने उसे उर्दू अदब की मेराज तक पहुंचा दिया। वो कौन से अव्वलीन सना खान और सुखनवर थे जिन्होंने गमे करबला को अदब, याद को फ़न और शायरी को अज़ादारी की जिंदा और जावेद रिवायत में ढाल दिया। क्या उर्दू मरसिए की बुनियाद अनीसो दबीर ने रखी थी, या सदियों पर मुहित उन गुमनाम शायरों की मेहनत ने वो फ़ज़ा हमवार की थी जिसमें अनीस जैसा ज़हूर पजीर हो सका। हमारी इस खुसूसी से किस्ती सिलसिला गुफ्तगू की पहली नशिस्त में हम उर्दू मरसिए की उन गुमगश्ता बुनियादों की खोज लगाएंगे जिन पर बाद में इस अजीम अदबी रिवायत की इमारत इस्तवार हुई। इस सफ़र में हमारे साथ मरसिया शनासी के मोतबर मुहक्किक, दानश्वर, साहिब इल्म, साहिब नज़र, आलिम दीन अल्लामा इर्ज़ा अब्बास नकवी हैं। आइए चलिए उस अहद की जानिब जहाँ उर्दू मरसिए का आगाज़ होता है। यह है तारीख़ मरसिया क़ब्ल अनीस। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद किबला। वालेकुम अस्सलाम मौलल मदद। अवलन पॉडकास्ट का एक सिलसिला है, एक फॉर्मेट होता है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आपका अरीब हादी भाई का एक पॉडकास्ट आया है, उसमें आपने तफसील से अपनी जर्नी के मुतालिक, अपनी खिताबत के मुतालिक, अपनी तसानीफ़ व तारीफ़ के मुतालिक आपने बात की है। असल जो मेरा मौजू है आज, वो आपकी ये किताब है। ये किताब मैं आवाम को भी दिखा देता हूँ। कुल्लियात अनीस 4 जिल्दों में इर्ज़ा अब्बास नकवी साहब ने शाया की है। जो मेरा मकसद है वो ये है कि अनीस पर तो बात होगी ही होगी, लेकिन हम जो है वो मरसिए की पूरी तारीख पर बात करें। लेकिन रिवायती सवाल इस सिलसिले में आपसे पूछना चाहता हूँ कि इर्ज़ा भाई, मुझे सबसे पहले बताइए, मरसिया है क्या? सबसे पहले तो फ़ुरक़ान भाई आपका शुक्रिया, और मैं ज़ाती तौर पर मुझे खुशी हुई कि आपने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मरसी के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो आपने वक्त निकाला, इस बारे में सोचा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मौज़ूआत पर बात होना बहुत ज़रूरी है। मरसिए पर जब हम आते हैं तो ज़ाहिर है कि मरसिया जो है वो अरब से आया है और रेसा से बिल्कुल। माखूज़ है। रेसा जो है वो दरअसल मैयत पर चिल्ला के रोना, बैन करना, बिल्कुल। और मरसिया जो है उससे मुराद ये है कि एक ऐसी नज़्म कि जिसमें न सिर्फ़ ये कि मरने वाले के गम में अपने एहसासात का इज़हार हो, बल्कि उसकी तारीफ़ भी की जाए। अरब में जो मरसिया मिलता है उसमें सिर्फ़ जुदाई का गम या उसके मरने की कैफ़ियत का बयान नहीं होता, बल्कि ख़ुसूसियात का भी, उसके फ़ज़ाइल और ख़साइल का भी बयान होता है। तो अरबों में ये था और कसरत से था। हमें तारीख़ में अरब तारीख़ में बहुत मरसिए मिलते हैं। तो अरब में कदीम तारीख़ है मरसिए की, और बाज़ मरसिए जो ऐसे हैं जो दूसरी ज़बानों में थे मगर तर्जमा भी किए गए अरबी में, जैसे हज़रत आदम का मरसिया मिलता है बिल्कुल सही। जो हज़रत हाबिल की शहादत पे कहा। तो पहला मरसिया कहाँ ही शहीद पे गया है, यानी एक आम तबई मौत पर नहीं है, बल्कि एक शहीद पर कहा गया है, और ज़ाहिर है कि नबी की ज़बान से जारी हुआ है। उसके अलावा जो है हज़रत दानियाल का मरसिया जो मौजूद है तौरात में, इमाम हुसैन के हवाले से वो मिलता है हमें। लेकिन जब हम अरब में आते हैं बाकायदा, तो हज़रत हाशिम का जब अ, सानहा हुआ तो उन पर मरसिए कहे गए। बिल्कुल सही। अच्छा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खुसूसियत ये है कि उनकी जो बेटियां थीं, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में उनके मरसिए कहे। क्या बात है! यानी जब वो बिस्तर बीमारी पर थे और यकीन हो गया कि ये अब वफ़ात पा जाएंगे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मरसिए मेरे लिए कहो और मुझे सुनाओ मेरी ज़िंदगी में। क्या बात! क्या बात तो है! उनकी बेटियों ने मरसिए कहे और वो मिल जाते हैं सीरत की किताबों में। बिल्कुल इसी तरह हज़रत अबू तालिब की वफ़ात पे मौला अली का मरसिया, और रसूल अल्लाह का मरसिया, फिर जहाँ पे ख़दीजा की रहलत पे रसूल का मरसिया, और जनाब सईदा की शहादत पर मौला अली के बहुत से मरसिए हैं। दफनाते हुए भी मरसिया पढ़ा है, गुस्ल देते हुए भी मरसिया पढ़ा है। और ये जो मरसिया मौला अली का है जनाब ज़हरा के हाल का, ये एक कमाल का है। तारीख़ है, कमाल का है। और ये जिसे कहना चाहिए कि समाजियात की एक आला मिसाल है कि एक शौहर जो है वो कायनात का अज़ीम शौहर और कायनात की अज़ीम शहज़ादी, क्या बात! तो वो दोस्त कहकर मुखातिब कर रहे क्या हैं बात! जनाब सैयदा को।
ऐसी नज़्म जो है वो आपको उस अहद के और बाद के भी शोरा के यहाँ बिल्कुल भी ऐसा तसव्वुर दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा जो अमीरुल मोमिनीन ने कहा। अच्छा, फिर ये कि खुद जनाब ज़हरा का मरसिया मशहूर है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नाहा। फिर इस तरह से बनी हाशिम में कसरत से मरसिए कहे गए। इमाम हुसैन ने बहुत से शोहदा के मरसिए फिल बदी करबला में कहे। हज़रत अब्बास का मरसिया मशहूर है और मुख्तलिफ शोहदा के मरसिए इमाम हुसैन ने कहे, मौला अकबर का मौजूद है। वो मौजूद है। अच्छा, फिर जो वो जो मशहूर वसीयत है आपकी कि ऐशियों जब ठंडा पानी पीना मेरे प्यास को याद करना, ये मंजूम मरसिया है। क्या बात, ये भी मंजूम है, क्या बात, हमारे यहाँ नसर में पढ़ा जाता है, लेकिन दरअसल ये मरसिया है। क्या बात। फिर जनाब रबाब के मरसिए, जनाब उम्म कुलसूम का मरसिया जो दाखिला मदीना के वक्त आपने पढ़ा, और हज़रत अकील की बेटियों के मरसिए। एक किताब है अदबुत तफ के नाम से, क्या बात। अरबी मरसिए की तारीख़ है 10 जिल्दों में। अब अरबी मरसिए पे एक से एक काम हो चुका है और कई कई जिल्दों में किताब आ चुकी है, जिसमें अहम तरीन मैं ज़िक्र करूँगा कि मोहम्मद सादिक करबासी, क्या बात है। जो हज़रत मालिक अश्तर की औलाद हैं और इमाम हुसैन पर 1000 जिल्दें लिख चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 200 जिल्दें शाया हो चुकी हैं। तो उस किताब में अहदवार जो है वो इमाम हुसैन के जो मरसिए मिलते हैं उनको उन्होंने जमा किया है। क्या बात। तो फिर मरसिया चलते हुए ईरान आता है। ईरान में मोहतशम काशी जैसा शायर उसे बाम उरूज पर पहुंचा देता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं वो जो बड़ा मारूफ है बाजिन चशूर शस्त चिदर खल के आलमस्त मोहतशम काशानी का वो मरसिया है दरअसल। वो पूरा मरसिया है। फिर मुकबिल हैं क्या बात। और इस तरह से और बहुत से मरसिए हैं मरसिया निगार हैं जिन्होंने ईरान में फ़रोग दिया। एक पूरी किताब इस मौजू पर आ चुकी है। फ़ारसी मरसिया जो प्रोफेसर मसूद हसन रिज़वी अदीब बहुत बड़े महक़्क़िक़ थे मरसिए के, उन्होंने फ़ारसी मरसिए पे एक पूरी किताब लिखी है और ये बहुत बड़ा काम है। क्या बात। अब चूँकि हिंदुस्तान में सादात की आमद शुरू हो गई थी और फिर फ़ारसी जो है वैसे भी अ, सरकारी ज़बान भी हो गई थी और घरों में भी फ़ारसी बोली जाती थी। तो उर्दू में जो मरसिए कहे गए वो उसमें फ़ारसी मरसिए भी थे हिंदुस्तान में, और फिर ये कि जो उर्दू में कहे गए उसमें फ़ारसी के असरात बहुत थे। ख़ास तौर पर जो दक्कन में आगाज़ हुआ मरसिए का, तो उसमें रौज़तुश्शुहदा जो मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफ़ी की किताब है, उसको बुनियाद बनाकर जो है वो मरसिया निगारों ने मरसिए तसनीफ़ करना शुरू किए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो करबल कथा लिखी गई, करबल कथा भी दरअसल रौज़तुश्शुहदा की मंज़ूम क्या बात। तर्जुमा कह लें आप, क्योंकि फ़ारसी में उस ज़माने में किताब थी। फ़ारसी से उर्दू में पहली मर्तबा करबल कथा के नाम से उसका बाकायदा तर्जुमा हुआ। उसमें नस्र भी है, नज़्म भी है और पढ़ने वाली किताब है वो। उसके अलावा दह मजालिस के उन्वान से मंजूम मजालिस लिखी गई। उसमें जैसा कि हमारा तरीक़ा है अशरे में कि पहले दिन सफ़र इमाम हुसैन और दूसरे दिन आमद करबला और तीसरे दिन हज़रत होर और चौथे दिन इस तरह से है ना, फ़िरौन मोहम्मद शहज़ाद अली अकबर। तो दह मजालिस में इसी तरह से पूरे पूरे मसनवी की शक्ल में क्या बात। आपको मजालिस मिलेंगी। ये भी मरसिए की एक वो है इब्तदाई शक्ल। ये तब तक ये मुसद्दस में कन्वर्ट नहीं हुई थी। नहीं, मुसद्दस तो दिल्ली में हुआ है। सही। दिल्ली में हुआ है मुसद्दस, तो यहाँ गज़ल के फॉर्म में मरसिया कहा जाता था। सही। और हैदराबाद दक्कन में इस वक्त जो पहला शायर उर्दू मरसिए का जो अब तक की तहकीक के मुताबिक है, उसका नाम जानम सानी है। सही। और ये कुली कुतुब शाही दौर का यानी शायर है। तकरीबन 500 साल पुरानी बात हाँ, है। 500 से ज़्यादा, सही। 500 बरस से ज़्यादा, मेरा ख्याल है तकरीबन 700 साल तो हो गए। सही। तो उसका मरसिया मिलता है और उसके बाद फिर नुसरती, गब्बासी और ख़ुद कुली कुतुब शाह मरसिया कहते थे। उनके बहुत बड़ी तादाद में मरसिए मिलते हैं। और इस तरह से इब्राहिम आदिल शाह बादशाह थे, वो मरसिए कहते थे। हैदराबाद दक्कन में तो इतने शायर हैं कि अगर आप उसको मतलब ये कि गिनती करने बैठें तो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो अगर ये गज़ल की सूरत में ही कहे जा रहे थे, यानी कि 2 मिसरे पर कहे जा रहे थे, तो मरसिये में और मनक़बत में कोई ख़ास मुमासलत उसमें थी, या
उस वक्त तक मनकबत एक अलग सिन्फ करार नहीं पाई थी, सलाम एक अलग सिन्फ करार नहीं पुराना पाई। जो सरमाया है हैदराबाद दक्कन का 600 साल 700 साल पुराना, उसमें मनकबतें मौजूद हैं। और मनकबतें जो हैं वो मौला अली ही की शान में कही जाती थी। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इमाम हुसैन की कोई मनकबत हो, नहीं। उस वक्त मनकबत का जो लफ्ज़ है वो मौला अली ही के लिए मखसूस था। रसूल की भी मनकबत नहीं मिलेगी, नात का लफ्ज़ आएगा। जैसा कि कुली कुतुब शाह के दीवान में आपको नात मिलेगी रसूल की। तो इसी तरह से जो है वो मनकबतें उसमें कोई भी मसाइब का तज़किरा नहीं होता था। और मरसिए जो थे गज़ल की फ़ॉर्म में, उसमें कोई फ़ज़ाइल का तज़किरा नहीं होता था। और आम तौर पर ये होता था कि इमाम हुसैन को मुखातिब करके कुछ गुफ्तगू मसाइब की होती थी, या मोमिनों को मुखातिब करके कुछ मसाइब के जुमले होते थे। इस तरह से उस ज़माने में यानी जिस फॉर्म का आज नोहा है, उस फॉर्म का उस दौर में मरसिया हुआ करता था। कह सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ आज नोहा 5 लेकिन देखिए, नोहे में तो ये होता है ना कि आप जिसे कहना चाहिए कि एक मिसरा है जो दोहराया जाता है बार बार, बिल्कुल। तो वो ऐसा उसमें कुछ नहीं था। उसमें ये कि गज़ल की हैत थी और उसमें मरसिए कहे जाते थे, और उसमें ज़्यादातर मुबकी उन्वानात, जो गिरिए का बायस होते थे, जिस पे रोया जाता था, वो मिसरे होते थे। मकातिल पर मबनी होते थे या गुरेज होती थी, जिस तरह बैन होते हैं, क्या सिलसिला हुआ करता था उस दौर में? नहीं, मकातिल देखें, उसमें ये है कि आम वाक़या शहादत, सही। अब इसमें तो आपको किसी मख्तल की ज़रूरत नहीं है। उसमें अपने जज़्बात का इज़हार, मसलन कि हाय हुसैना कि तू प्यासा शहीद हो गया, सही। हाय हुसैना कि तू रसूल का नवासा था, हाय हुसैना कि तुझे कोई मदद के लिए नहीं आया तुम, इस तरह करके ना मुखातिब फरियाद करके इमाम हुसैन फरियाद। को फरियादी बैनिया नोहे सही। मरसिए वो ज़माने में हुआ करते थे। यानी अदबी एतबार से उसमें शायद कोई ऐसी ख़ास बात ना हो, लेकिन जब हम लुग़त की तरफ जाते हैं कि उस ज़माने में कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे थे शायरी में, तो हमें नमूने में मरसिए ही मिलते हैं, इसलिए कि गज़ल बाद में कही गई है, मरसिया पहले कहा गया है। क्या बात है! क्या बात! या उस अहद की गज़लें हमें मिलती नहीं हैं, महफूज नहीं रह सकें। अब चूँकि मजालिस होती थीं, लोग लिखते थे, बयाज़ों में नोहे जमा किए जाते थे, मरसिए जमा होते थे। तो वक्त के साथ साथ चूँकि अज़ादारी बढ़ती गई, तो वो बयाज़ें ज़ाया नहीं हुईं, बल्कि घरों में, कुतुबखानों में, बादशाहों के यहाँ महफूज चली आती रहीं। और आज उन्हीं बयाज़ों की मदद से जो है वो हैदराबाद दक्कन का 700 बरस पुराना सरमाया आपके सामने है। हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि ये उस वक़्त ये गज़ल की हैयत पे कही जाती थी, ये मुसद्दस अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। सलाम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सलाम बहुत बाद की इजाद है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत देर नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुली कुतुब शाह के दौर में सलाम मिल जाते हैं। लेकिन रिज़ा भाई, मैं अब तक ये बात नहीं समझ सका जो आप बता रहे हैं। मैं अब तक उस दौर की इन सिन्फ़ों को डिफ़रेंशिएट नहीं कर पा रहा। मतलब जैसे आपने कहा कि ये तमाम गज़ल की हैयत पर ही लिखी जा रही हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मनक़बत हो, गज़ल हो, मरसिया हो, या सलाम हो, या नोहा हो, एक ही फ़ॉर्म में लिखा जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसके जो मौज़ूआत होते थे वो उसे डिवाइड करते थे। सही। ठीक है, अब मसलन ये कि एक मिसरा अगर रिपीट हो रहा है किसी में, तो वो नोहे की पहचान थी, जिस पे मातम होता था तो एक मिसरा दोहराया जाता था। अगर उसमें मिसरा नहीं है रिपीट होने वाला और एक बैनिया अंदाज है नॉर्मल, तो वो मरसिया कहा जाता था। अगर उसमें कोई मसाइब नहीं है और मनक़बत का अंदाज़ है, फ़ज़ाइल हैं मौला अली के, वो सीधी सादी मनक़बत कही जाती थी। सलाम की पहचान ये होती थी कि सलाम और मरसिए में एक पहचान ये थी कि उस अहद में जब सलाम लिखे जाते थे तो उसमें कहीं न कहीं लफ्ज़ सलाम आ जाता था। क्या बात है! सही। जैसे एक सलाम हमें मिलता है, उसकी रदीफ़ ही सलाम अलैक है। सही। यानी शाह करबला सलाम अलैक। सलाम अलैक से पता चलता है कि ये मरसिया नहीं है बल्कि सलाम है। सही। या और दूसरे तरीके से रदीफ़ में या काफ़िये में कहीं न कहीं जब बार-बार लफ्ज़ सलाम आता था, तो पता चलता था कि ये सलाम है, ये नोहा या मरसिया नहीं है। मरसिए को जो आज का राइज मरसिया है, जिसे हम मुसद्दस कहते हैं, इसका इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है? यानी कि ये बहुत बाद का है, ये वली के ज़माने का है या मीर के ज़माने का है? इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है? यानी इसे इसे मुसद्दस में कन्वर्ट कब किया गया है?
देखें गज़ल की हैत में जब तरक्की हुई तो मुरब्बा मरसिए कहे गए। मुरब्बा का मतलब है 4 मिसरे वाले, चौमिसराई भी कहते हैं उसको, पुराने जो मुहक्किकीन ने लफ्ज़ लिखा है। तो चौमिसराई का मतलब ये है कि 4 मिसरे का एक बंद होता था। यहाँ तक तो सूरत हाल पहुँच गई। उसमें 3 मिसरे जो थे वो हम काफ़िया होते थे, सही। और चौथा वाला जो था उसमें रदीफ़ की पाबंदी होती थी। बाद में मरसिया जब दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली में इब्तिदा में एक तवील अरसे तक, अच्छा वो गज़ल वाली हैत ख़त्म हो गई थी, वो कामयाब नहीं हुई। वो फिर शौराए गज़ल ने उसको अपने लिए मखसूस कर लिया। और वो गज़ल चूँकि इतनी एस्टैब्लिश हो गई, इतनी इतनी फैल गई फैल कि वो गई उसने कि ओन कर वो लिया उसको। उन्होंने कहा कि नहीं, मरसिया अब कहेंगे मुरब्बा फ़ॉर्म में। सही। तो 4 मिसरे में कहा जाता था। वही फ़ॉर्म आई दिल्ली, और दिल्ली में अक्सर शौरा शुरू के जो मिलते हैं हमें, जैसे एक मीर मुत्तकी एक शायर हैं, या और मुख्तलिफ शौरा हैं। सौदा के भी आपको 4 मिसरों के मरसिए मिलेंगे। मीर तकी मीर की जो 5वीं जिल्द है कुलियात की, उसमें मनक़बतें और मरसिए और नौहे और सलाम है। उसमें आपको मीर के अच्छे खासे मरसिए मुरब्बा फ़ॉर्म में जी, मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस अहद में जब मुरब्बा फ़ॉर्म राइज थी तो मुसद्दस का भी आगाज़ हुआ, लेकिन आप मेंशन नहीं कर सकते कि इस शायर ने इब्तिदा की है। सौदा हूँ या मी तकी मीर हूँ या उस अहद के बहुत से शौरा हैं, आबरू हैं, यकरंग हैं, और आपके जनाब अली, बहुत से शौरा जो मरसिए कह रहे थे, हशम, मोहतशम, ये सारे गुमनाम शौरा हैं, लेकिन बहरहाल इनके ज़ख़ीरे में इनके नाम से मरसिए मिलते हैं मुसद्दस फ़ॉर्म में। नासिख। नासिक फिर लखनऊ आ जाएंगे आप। हाँ, सही। चलो पीछे तो नासिक ने मरसिए नहीं कहे, उन्होंने सलाम कहे और मनक़बतें कही हैं। तो इस तरह से दिल्ली में बाकायदा जो है वो मुसद्दस फ़ॉर्म का उरूज हुआ, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, और लोगों ने फिर मुरब्बा मरसिए कहना छोड़ दिए। सही। यहाँ तक कि जब तरक्की हुई मरसिए की और वो फैज़ाबाद से होता हुआ लखनऊ पहुँचा, तो लखनऊ में मुरब्बा ही रह गया, मुसद्दस फ़ॉर्म रह गई थी, मुरब्बा ख़त्म हो गई थी। लेकिन दबीर चूँकि तख्लीकी आदमी थे, तो दबीर ने जहाँ एक अपनी एक संग मील कायम किया मरसिए की तारीख़ में, तो एक मुरब्बा मरसिया दबीर ने तबर्रुकन कहा पुराने अंदाज में कि भाई, रिवायत को बरकरार रखने के लिए। भाई एक मरसिया कहा, सिर्फ एक। तो वो उनके दफ्तर मातम में वो मरसिया मिलता है, मजमूए में उनके। वरना फिर ये कि बाकायदा फिर जब लखनऊ आया मरसिया, तो फिर मीर ज़मीर और दिलगीर और मिर्ज़ा फ़सी और मीर खलीक, जो अरकान अरबा कहे जाते हैं मरसिए के, उन्होंने फिर इसको बामरूज पे पहुंचाया। ज़ुबान पर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि ये इन क्योंकि हम तारीख़ पर बात करें, अब तक हम लखनऊ पहुँचे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि लखनऊ से पहले की ज़ुबान पर भी कवर कर लें। लखनऊ के शायरों को या दिल्ली के शायरों पर बात करने से पहले, यानी मीर या सौदा पर बात करने से पहले हम ज़ुबान पर ही बात करें। ज़ुबान की कैसे-कैसे तब्दीली हुई है मरसिए के फ़ॉर्म में? देखिए, अब मिसाल के तौर पर जावें, जाएं की जगह जावें, लाएं की जगह लावें, ये मीर लिए में, सौदा में बहुत मिलता है हमको। लिए की जगह वास्ते। सही। यानी एक जैसे एक मरसिया है ना कि यारों सुनो तो खालिक अकबर के वास्ते। अच्छा, अब ये दिल्ली की पुरानी ज़बान है। कहियो, कहना की जगह कहियो, कभी की जगह कभू। कभू, बिल्कुल। कभू है। तो इस तरह के जो है, अच्छा, लहू की जगह लोहू, और इसका तो वज़न ही तब्दील हो गया। हैं, इसका तो वज़न ही तब्दील हो गया। क्या तो वजह ही तब्दील हो गया। तो इस तरह करके जो है वो आपको मिसालें मिलेंगी दिल्ली के मरसियों में। लेकिन जैसे जैसे ज़बान साफ़ होती चली गई, तो वो चीज़ें मतरूक होती गईं, और फिर आहिस्ता उसकी मतलब ये कि ख़त्म होता गया सिलसिला। अच्छा, फिर एक और मसला यहाँ है दबिस्तान दिल्ली का और दबिस्तान लखनऊ का। उस पर जब हम बात करते हैं तो मुज़क्कर मुअन्नस के मामलात हैं कि भाई बहुत सी चीज़ें दिल्ली में मुज़क्कर हैं, लखनऊ में मुअन्नस हैं, या बहुत से तलफ़्फ़ुज़ का भी मसला है। बाज़ लफ्ज़ मतलब ये कि एक हर्फ साकिन है वहाँ पे, लखनऊ में उस पे ज़बर है। अच्छा, मिसाल के तौर पर दिल्ली वाले शमशीर कहेंगे, लखनऊ वाले शमशेर कहेंगे। अच्छा। दिल्ली वाले उम्मीद कहेंगे, लखनऊ वाले उम्मैद कहेंगे। सही। खुर्शीद कहेंगे दिल्ली वाले, लखनऊ वाले खुर्शैद कहेंगे। अच्छा, वो चूँकि वो वहाँ से फ़ारसी दिल्ली में पहले आई है, तो वो जो फ़ारसी का एक इम्तिज़ाज है,
वो वहाँ से आ रहा है। जिस तरह हम उमूमन फ़ारसी ज़ुबान में भी हम खुर्शीद कहते हैं, खुर्शैद नहीं कहते। उमूमन रेख्ता कहा जाता है, लेकिन फ़ारसी उसे रीख्ता कहते हैं। रीख्ता कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर खुर्शीद का काफ़िया वो ईद बांधेंगे दिल्ली वाले, लेकिन लखनऊ वाले ज़ैद बांधेंगे, सही, खुर्शैद, सही, तो ज़ैद बांधेंगे वो सही, ज़बर के साथ। सही। तो ये चीज़ें मीरानीस के यहाँ भी मौजूद हैं, दबीर के यहाँ भी मौजूद हैं। और ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। अगर इस पर बात कभी हो कि हम बैठकर मुआवजा करें, मिसालों से बताएं, तो ये बड़ी बहुत काम की चीज़ है ये। दिल्ली में जो मरसिए कहे गए मीर ने जो कहे, या सौदा के मरसिए हैं, या जो दीगर शोरा आपने बताए हैं, जिनके मुतालिक मीर ने कहा था ये 2.5 हैं, ये 2.25 हैं, और पहला मैं हूँ, 2.25 तक गिन लो आप। उनकी ज़ुबान में जो मरसिए कहे गए हैं, उन मरसियों का अगर आज के दौर में हम उसे देखें, तो क्या वो आज के दौर में रेलेवेंट मरसिए हैं, या वो सिर्फ एक तारीखी हकीकत बनकर रह गए हैं और उनका कोई काम नहीं है आज के दौर में? बिल्कुल रेलेवेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है वो नहीं पढ़े जा सकते। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ तोशानी में सोज़ जो पढ़ा जाता है, सोज़ के लिए आपको सौदा के एक से कम उम्दा बंद मिल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है ना कि जो बस्ते तोशानी के तैयार हो गए, जो किताबें छप गई, वही चलती भी आ रही हैं। और वो मुरत्तब करने वालों ने कभी तवज्जो नहीं की इस बात पर कि वो असातिज़ा का कोई कलाम ले लें, सौदा का ले लें, या मीर तकमीर का ले लें, या और दिल्ली के शौरा मीर हसन के मरसी हैं। मीर ज़ाहिद जो मीर अनीस के परदादा थे, उनके मरसिए मौजूद हैं। दिल्ली के बहुत बड़े शायरों में थे, वो सौदा के ज़माने के थे, उनके मरसिए मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। अगर आज के दौर, वो ऐसी मतरूक ज़बान नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर बाद सोखान ऐसे गुजरे हैं जो पूर्वी के जिन्होंने सोच पढ़े हैं पूर्वी ज़बान में, तो पढ़ सुने जाते हैं वो, और जो लोग उसका समझते हैं वो हज़ उठाते हैं, लुत्फ़ लेते हैं उसका। बहरों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सौदा की बहरें बहुत मुख्तलिफ हैं। सौदा ने बहुत यूनिक, बहुत कमाल की बहरों में भी काम किया है। गज़लें तो उसने बहुत यूनिक बहर में इस्तेमाल की हैं। आया दिल्ली में, या दिल्ली से पहले, जो जब मुरब्बा तर्ज पर मरसिया कहा जा रहा था, क्या बहरें मरसिए की राइज थीं, या जिस तरह बाद में चंद ही बहरें मरसिए की राइज हो गई और उन्हीं में कहा गया? हाँ, अब ये आपने बहुत टेक्निकल मौज़ू उठाया है। देखिए, मैंने जो दिल्ली के मरसिए पढ़े हैं और जो मेरे हाफ़ज़े में इस वक़्त हैं, मैं उसकी मिसालें भी दूँगा आपको। और ख़ास तौर पर लखनऊ के इब्तदाई दौर के मरसिए, यानी जब हम बात करते हैं ना कि दिलगीर, खलीक, मीर ज़मीर और मिर्ज़ा फ़सी, इससे पहले का जो दौर है, उस अहद के मरसिए आप ले लें और फिर दिल्ली के मरसिए ले लें, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ख़ास बहरें पसंद की जाती थीं, जिसमें बहर रमल बहुत वो है मशहूर। सही, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलात। सही। अब जैसे मीर हसन है, दिल्ली के शायर आज़म मीर हसन, उनकी ज़बान भी सनद के तौर पे पेश की जाती थी। मसनवी, सैरुल बयान जिनकी मशहूर मसनवी है, और भी मसनवियात हैं। तो शुक्र है नाता नहीं है कैसर व खाकान से, है मेरा रिश्ता नबी व हैदर यज़दान से। क्या बात! ये बहरे रमल है। बिल्कुल। तो उस अहद में आपको जो है वो बहुत से मरसिए ऐसे मिलेंगे कि जब सकीना ने सुना घर में कि वो सर भर गया, तो ये भी बहरे रमल है। और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं शौरा की। अब मिसाल के तौर पर लखनऊ के इब्तदाई शौरा में एहसान लखनवी का नाम आता है। आपने मशहूर नोहा सुना होगा, मेहंदी रन में बेवा हसन की पुकारी, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे कासिम की आती है मेहंदी। बिल्कुल। ये बहर भी उस ज़माने में नौहों के लिए बड़ी कामयाब बहर समझी जाती थी। और एहसान लखनवी जो थे वो बड़े मशहूर शौरा में हैं, उनके तकरीबन 100 से ज़्यादा मरसिए मिल जाते हैं, और तकरीबन तमाम मरसिए मेरे पास मौजूद हैं। अब आप इनके मतले अगर मैं आपको सुनाना शुरू करूं, अलम हुसैन का बास जब उठाता था, ये मतला है। यारों किसी के गम की किसी को खबर नहीं, क्या बात है!
ए मोमिनो बुलंद नसब मुर्तज़ा अली, क्या बात। यारो मुश्किल है निहायत ताअते परवरदिगार। क्या बात। बहरे रमल फाइलातुन ये फाइलातुन यारों जो फाइलात। इस्तेमाल हुआ है ये लखनऊ ही कर सकता है, ये दिल्ली नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब हुसैन इब्न अली साहिब तस्लीम रज़ा, सूनी पड़ी है नगरी मदीने की बिन हुसैन, है आज है मुहिब्बों मुहर्रम की चांद रात, क्या बात। बदश्ते मारिया पहुँचे जो ही इमाम हुसैन, क्या बात है। ताऊस बन के तीरों से आया था जुलझना। क्या बात है। एक नक्ल और मौजिज़ा ऐसा है पुरअसर, यानी बाज़ मरसी ऐसे हैं जो किताबों के हवाले से शुरू होते हैं, जिसमें कोई वाक़या या कोई मौजिज़ा अगर बयान करना हो तो इस तरह से मतला उसका लोग लेता है फ़ातिमा के जो प्यारे का ताज़िया। ये मतले सुना रहा हूँ मैं मरसिया के आपको। दर्द मंदो दर्द की दारू किसी को याद है, क्या बात। दारू बमाने दवा। फिर हम लगे। हुई मुहिब्बों शब कत्ल की सहर जो नमूद। क्या बात। इस तरह करके मुहिब्बों यारों, ये इस तरह के अल्फाज होते थे। अच्छा, ये जो बहर की हम बात करें, ये बहर तो वही है जो अनीस ने भी बाद में इस्तेमाल की हैं, हाँ, जब कतर की मुज़ारे मसाफत शबाब बहरे नाम है। हज़ज है, बहरे मुज़ारे हैं, और ये बाद में मखसूस हो गई और इन्हीं में मरसिए कहे जाते थे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अफसरदा, मीर पनाह अली बेग अफसरदा जो हैं, वो लखनऊ के बड़े मशहूर शोरा में आते हैं, और उन्होंने तकरीबन यूँ समझिए कि 3 जिल्दें उनके मरसियों की महमूदाबाद के कुतुबखाने से बरामद हुई थी, जिसमें आप यूँ समझ लें कि 300 से ज़्यादा मरसियाँ हैं। ये सारी मुसद्दस में ही हैं, सब मुसद्दस में हैं। यानी मुसद्दस उस वक्त राइज हो चुकी थी मरसिये के बिल्कुल हो एतबार गई से। थी। अब जैसे सौदा का ये मरसिया है कि जब सो गई दरखाने जिंदान सकीना, क्या बात। और जाग उठी बादिल नालान सकीना, तस्वीर सी खामोश थी उस आन सकीना, क्या बोले कि सकते में थी नादान सकीना, तकिए पे जो गर्दन थी झुकी रह गई उसकी, नरगिस की तरह आँख खुली रह गई उसकी। क्या बात। और इस तरह से आप देखें कि मरसिए उस ज़माने में ज़्यादातर 30-35 बन 40 बन के होते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। सही। तो मख्ते में फरमाते हैं कि समझा के इसे ले गए दरखाना जिंदा। अब देखें दरखाना जिंदा क्या है, फारसी का असर है। बिल्कुल। मालूम वो घर और भी होने लगा वीरा, जिस जाता सकीना का मकां बैठ के सब वहाँ, मुंह ढाक के रोने लगे बा नाला अफगा। अफसरदा किसे ताब है इस दर्दो अलम की, छाती तो दोपारा हुई इस गम से कलम की। क्या बात है। अब कलम में कत दरमियान में उसके जो स्याही के लिए जो काटा स्याही जाता के है। लिए जो उसमें एक उसमें क्या कहते हैं कि उसको चीरा जाता था, और वो ऐसे मिल के रोशना। अब वो उन्होंने छाती तो दोपारा हुई इस गम से कलम की, क्या बात। क्या बात। यानी तशबीहात ये चीज़ें शुरू हो गई थी उस ज़माने में। और अगर ज़ुबान को भी देखा जाए तो ज़ुबान भी बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी है। बहुत रिफाइन हो चुकी थी। और बिल्कुल इसी तरह हैदरी, हैदरी जो हैं वो बड़े मशहूर शायर हैं लखनऊ के, वो भी इसी ज़माने के, यानी जिसे कहना चाहिए कि मीर हसन के बाद का दौर है। जब नबूवत के चमन के कट गए सब नौनिहाल, ये पहला है मतला है ये। और गिरे बादे ख़ज़ां से रूबा मैदान क़िताल। अब ये रू बा मैदान क़िताल फारसी है या नहीं है। हो गया जब मिस्ल गुल वो दश्त उनके खून से लाल, तब लगे कहने वो जालिम देख मजलूमों का हाल। क्या। कट चुका सर तो यहाँ एक एक आली जहाँ का, लूट लीजिए चल के अब खैमा रसूल अल्लाह का। क्या बात। अच्छा, अब मख्ते का अंदाज देखिए। बोले अली लाडलों कहते हो इस दम पे क्या, राजी रहो इस पे तुम होए जो हक की रजा, कह के ये लेकर उन्हें रोते फिरे मुर्तज़ा। अब बहर देख रहे हैं आप। जी बिल्कुल। आगे लिखूं गम का मैं हैदरी क्या माजरा, फिर यही कहता हूँ आज शाह से फिर के मैं, मर्सिया कीजिए कबूल है मेरे वाली। तो कहने का मकसद ये है कि ये अंदाज था पुराने मरसियों का। अच्छा, आपके जो आपने जितनी गुफ्तगू की है मुझसे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह तजुर्बे गज़ल में हुए हैं बहनों को लेकर, उतने मरसियों में नहीं हुए बहरों को लेकर। मरसियों का एक ख़ास तरीका कार ही रहा है, क्योंकि अवामी थे, अवाम में पढ़े जाने होते थे,
तो उसमें वो तजुर्बे बहरों को लेकर नहीं हुए कि वो ख़ास कोई बहर जो कि इस्तेमाल नहीं होती उमूमन, उनमें मर्सिया कह लिया, वो नहीं हुआ करता था वहाँ पर। हाँ, लेकिन देखिए बात जो गैर मानूस बहरें हैं, जी। उनमें मरसे नहीं कहे जाते थे। कोशिश ये होती थी कि रवानी रहे, क्योंकि देखें लोगों की तवज्जो है, एक वाक़या सुन रहे हैं। अगर आप अ, तवील बहर में चले जाएँगे या अटकने वाली बहर में चले जाएँगे, तो फिर वो गिरिए की कैफ़ियत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसलिए कोशिश होती थी कि रवानी रहे। मनाकिब तो कही गई हैं अटकने वाली बहरों में, लेकिन मर्सिया नहीं कहे गए। अब ये तो आप बेहतर कह सकते हैं। नहीं, वो सौदा का बड़ा एक मारूफ मनकबत है वो, यानी कि उसमें फ़ाइलातुन फ़ाइलुन इस बहर में है। हाँ। तो वो उसमें मर्सिया नहीं कहे गए, उस तरह की बहरों में मर्सिया नहीं कहे गए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ुबान बहुत रिफाइंड हो गई है। ये अनीस से पहले का दौर है। यहाँ पर ज़ुबान इतनी रिफाइंड, ये लखनऊ की वजह से है या दिल्ली में भी इसकी जो ये रिफाइनमेंट है इसका असर था, या दिल्ली में अब तक वो फारसी आमेज़ उर्दू ही चल रही है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अब दिल्ली की ज़बान ने बहुत तरक्की की और अनीस के दौर में अब ये ऐसा नहीं है कि लखनऊ में ही ज़बान की तरक्की हो रही है। दिल्ली की तरफ भी जब आप जाएँगे तो आपको एक से एक उम्दा मिसालें मिलेंगी ज़बान की। और दाख को देख लें, सही। दाख की बहरें देखें, ज़मीनें देखें और उनकी जो हुस्न ज़बान है, जो मशहूर है दाख का, जो दिल्ली की तो ज़बान है और कहाँ बिल्कुल की। सही। नहीं, मैं अनीस से पहले की बात कर रहा हूँ, अनीस से पहले का जो दौर है। अनीस से पहले देखिए ज़बान में तरक्की यकीनन हो गई थी। लेकिन ये कि अनीस का एक प्लस पॉइंट ये है कि चूँकि अब दिल्ली में तो देखें ज़बान थी, लेकिन मीर हसन की अपनी एक ज़बान, वो कहते थे हमारे घर की ज़बान है। सही। मीर अनीस ने बाज़ बंद दिल्ली की ज़बान में भी कहा है, बिल्कुल बाज़ सही। बंद दिल्ली की ज़बान में भी कहे हैं। आइयाँ, जाइयाँ, खाइयाँ, इस तरह करके एक बंद में मीर अनीस के हमें जो है वो काफ़िए नज़र आते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो दिल्ली के अंदाज़ का है वो। तो अक्सर ऐसा होता था कि मीर अनीस बाज़ अल्फ़ाज़ को मुज़क्कर बाँधते थे, सही। बाज़ जमा को वो वाहिद बाँधते थे। तबर्रुकात है जमा। सही। अगर आप कहेंगे कि एक जैसे मिसरा है ना उनका कि मीर अनीस का कि लाओ तबर्रुकात रिसालत पनाह का, बिल्कुल सही। के होना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, इस पर एतराज़ हुआ अनीस के दौर में कि ये तो जमा है तबर्रुकात और आप का कह रहे हैं, के होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये मेरे घर की ज़बान है। सही। सही। अक्सर यही होता था कि किसी ने कह दिया कि ये मुअन्नस कैसे हो गया, उनका मेरे घर की ज़बान वैसे ये दलील हल्की है, आपस की बात है। है। हल्की दलील है ये। नहीं देखें उस वो अगर आप देखें ना उसके तज्ज़िये की तरफ जाएँगे तो फिर आपको वो मिसालें मीर हसन के यहाँ मिल जाएँगी। सही, बिल्कुल ठीक। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अनीस झूठ बोल रहे थे। जी, बिल्कुल सही। और फिर देखें कि एक शख्स ने इतनी तरक्की की, उसने मर्सिये की स्क्रीन को तब्दील कर दिया, मर्सिये के मिज़ाज को बदल दिया, एक पूरी काया पलट गई उसकी। अथॉरिटी बन गया हाँ, बिल्कुल। वो सनद हो गए। बिल्कुल। ये बिला वजह तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो गए ना। बिल्कुल सही। उसके पीछे जो हिकमत अमली थी, उसके पीछे जो अ, जैसे कहना चाहिए कि एक बैकग्राउंड था अदब का। मीर खलीक खुद एक साहिब ज़बान शायर, मीर खलीक की ज़बान जो है वो अ, अब एक वाक़या मिलता है कि नासिक की महफ़िल में ज़िक्र हुआ मीर खलीक का। हुआ ये कि किसी ने मिसरा पढ़ा कि मीर खलीक के मरसिए का मिसरा है कि लालैफ़ पढ़ी, लालैफ़ आयत है। लालैफ़ पढ़ी और उसे दूध पिलाया। माएँ आयत पढ़ते हुए दूध पिलाती थीं बच्चों को, तो वो मरसिए में मिसरा था कि लालैफ़ पढ़ी और उसे दूध पिलाया। तो नासिक ने सुना और कहा कि ये खलीक की ज़बान नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे कि अगर खलीक कहते तो वो इस मिसरे को कहते कि पढ़ पढ़ के ला यलाफ उसे दूध पिलाया। क्या अब बात है! ये शौरा की बारीकियाँ हैं। क्या तो मीर अनीस भी कहते हैं कि इंतकाल से पहले बीमारी की हालत में उन्होंने अपने वालिद को बहुत याद किया और वो कहते थे कि अफ़सोस मुझे अपने बाप की ज़बान में लिख नहीं पाया, जो बाप की ज़बान जो ख़ास पहचान थी। एक बड़ी रुबाई है मशहूर मीर खलीक के नाम से, वो मीर अनीस ने पढ़ी थी इंतकाल के थोड़े अरसे पहले और वो मीर अनीस की सवाने में आई है रुबाई। तो वो रुबाई से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ज़बान का। आबिद जो उठा के रंजो इज़ाए,
एक शोर हुआ कि शाहीवाल आए। हम जोलियों से हंस के ये सुगरा ने कहा, कुछ तुमने सुना हमारे बाबा आए। हाय 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 हाय। तो उस पर वो कहते थे कि ये अंदाज मुझे नहीं आया। अच्छा, आप मीर खलीक को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मीर खलीक जो हैं वो मुजतहिद थे मरसिए के। उनके मरसियों को हमारे यहाँ चूँकि पढ़ा नहीं जाता, तो अच्छा, फातिमा सुगरा पे उन्होंने बहुत मरसिए कहे हैं और उन्हें ख़ास ये मौज़ू उनसे मखसूस था। मैंने अपनी किताब में भी मीर खलीक के फातिमा सुगरा वाले मरसिए शामिल किए हैं। आपने जितना बताया है मुझे अब तक महसूस ये हुआ है कि वो एक ऐसा दौर था जहाँ घरानों की अपनी अपनी ज़बान के थोड़े अपने अपने डायलेक्ट्स में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन थी और वो ओन करते थे उसे कि ये हमारे घर की ज़ुबान है। लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड होना चाहिए ना। अगर आप ऐसी कोई बीच में शायर पैदा हो जाओ मेरी ज़बान है, उसकी जुमले की कोई अहमियत नहीं। तो बहरहाल अब मिसाल के तौर पर मीर खलीक जो है, मीर खलीक का एक मरसिया है तवील बहर में, और वो हज़रत कासिम के हाल का है। मफ़ाइलातुन मफ़ाइलातुन, न पूछो कासिम बने की हालत, कि ब्याह उसका रचा था बेटी। क्या बात है, क्या बात। बहन तुम्हारी दुल्हन बनी थी, वो उनका दूल्हा बना था बेटी। ब्याह की जब सुबह हुई थी, तो रन में वो भी गया था बेटी। कटा था तेगों से तेरा जोड़ा, और आप टुकड़े हुआ था बेटी। पिदर के तेरी पिदर के तेरी है कब्र जिस जा, मज़ार उसका यहीं बना है। गुलों की चादर के बदले तेरा गरीब की गोर पर पड़ा है। और ये भी मरसिए में राइज थी या ये कभी कभार इसमें कहा जाता था ये तवील बहर में? नहीं नहीं, राइज कम थी। कभी कभी शौरा अपने फ़न का इजहार करने के लिए कि भाई हम इस मुश्किल बहर में भी तजुर्बे के लिए। मरसिया कह सकते हैं। अब ये एक बंद देखिए आप मीर खलीक का, जिसमें बिल्कुल साफ ज़बान है। जब खाई सेना सर्वे रियाज हसनी ने, दिल तोड़ दिया सीने में नेज़े की अनी ने। एक आह की मरकद में रसूल मदनी ने चिल्लाया कि मारा हमें तश्न लबी ने। खून बहता है अब दिल को संभाला नहीं जाता, फल बर्छी का सीने से निकाला नहीं जाता। साफ सुथरी ज़बान है। और इसी को मीर अनीस ने बढ़ाया। यानी अगर मीर खलीक के मरसिए चूँकि अभी पूरी तरह मंजर आम पे नहीं आए हैं, अगर उनको पढ़ा जाए और उसके मुकाबले में आप अनीस को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मीर अनीस तो बाप की ज़बान लिख रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल सही। अब चूँकि वालिद मशहूर, मतलब उनके मरसिए मंजर आम पे नहीं आए, तो मीर खलीक का लोग अभी तक तायुन नहीं कर पाए हैं अदब में। अब नय्यर मसूद साहब की जो किताब है अनीस सवाने, मीर अनीस की सवाने हयात, उसमें उन्होंने मीर ज़मीर और मीर अनीस का मवाजना किया है। तो उन्होंने बताया है कि अनीस के यहाँ बाज़ मिसरे के मिसरे ऐसे हैं जो मीर ज़मीर के मरसियों में आपको मामूली से लफ्ज़ी तगय्युर के साथ नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अनीस ने अपने असलाफ से, अपने बड़ों से असर लिया है और असर को लेके फिर उसको आगे बढ़ाया है। क्या बात है, क्या बात है। यानी ये वो पौधा उन्हीं का लगाया हुआ था उन्हीं जो का आगे। लगाया हुआ है। मीर अनीस उससे सैराब हुए और फिर आगे फल उन्होंने जो है वो। और मुझे जो आपने कहा है मुझे महसूस ये होता है कि फिर मौज़ूआत तख़य्युलात ये भी खानवादे ओन करते होंगे कि भाई ये हमने इसको ये हमारे खानवादे ने पहली बार इसे कहा है। ये भी एक तासुर होगा उस दौर में। बिल्कुल 100% होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक बहुत अहम नाम है मिर्ज़ा जाफ़र अली फ़सी। बिल्कुल। हमने गुलज़ार फ़सी के नाम से उनका कलाम छापा है। पहली जिल्द में, अभी दूसरी जिल्द भी आ रही है इंशाअल्लाह। मिर्ज़ा फ़सी का कमाल ये था कि आफंदी का खिताब इनको मिला था तुर्कियों की हुकूमत में। सऊदी अरब में खिदमात पर आफंदी कहा जाता था। ये उनकी नस्ल में चला और नजमा आफंदी तक पहुँचा। बिल्कुल सही। और मिर्ज़ा फ़सी का कमाल ये था कि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा गुजरा है मुक़द्दस मकामात पर। मक्के में, मदीने में, करबला में, नजफ़ में, मुख्तलिफ़ मकामात पे। तो मिर्ज़ा फ़सी का कमाल ये है कि आ, उनका एक मशहूर सलाम है जो उन्होंने खाने काबा में बैठ कर के सामने कहा कि सलाम लिखता हूँ मैं हरम में, कलम से ज़मज़म टपक रहा है। सर अपना काबे के संगे दर पर स्याह पर्दा पटक रहा है। ये उनका मशहूर सलाम है। मख्तों में वो अपने मुरब्बी और अपने मोहसिनों के लिए दुआएं करते थे। मोहसिनुद्दौला तो मोतमिदुद्दौला, जो बादशाह रईस थे लखनऊ के, जो उनको
सरपरस्ती उनकी करते थे, तो वो मख्तों में उनकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते थे। अच्छा, अवध के बादशाह नसीरुद्दीन हैदर और गाज़ीउद्दीन हैदर का ज़माना पाया था उन्होंने, तो उनका बार-बार मख्तों में ज़िक्र करते हैं। एक वाक़या उनका बहुत अजीब है, वो ये है कि मक्के में एक मजलिस में मिर्ज़ा फ़तेह शरीक हुए और एक ख़ातून की तरफ से वो मजलिस थी, तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान है जिसकी बड़ी ख़ातिर मदारात हो रही है। जब उन्होंने पूछा कि भई ये कौन है ये? तो बताया गया कि ये कौम जिन्नात से है और ये रोज़े आशूर जाफ़र जिन्न की फ़ौज में शामिल था और इसने करबला का वाक़या अपनी आँखों से देखा है। मिर्ज़ा फ़तेह ने जब ये सुना, उन्होंने कहा कि मैं तो मरसिया कहता हूँ इमाम हुसैन का और मैं तो तलाश में रहता हूँ उन मसाइब के कि जो मैं नज़्म करूँ अपने मरसियों में। तो क्यों ना मैं वो हालात नज़्म करूँ जो एक जिन ने अपनी आँखों से देखे हैं। तो मेरी मुलाकात करवाई जाए ताकि मैं इससे पूछूं कि करबला में इसने क्या देखा। तो उसकी मुलाकात कराई गई। तो उसने बताया कि मैं जाफ़र जिन्न का भतीजा हूँ और मेरा नाम है याफ़ुस, ये ऐन पे स्वाद। सही। और पूरा उसने वाक़या बताया कि मैं करबला में साथ था, मैंने क्या-क्या देखा, फिर लश्कर वापस आया, फिर शहादत के वक़्त दोबारा ये लोग पहुँचे और उस वक़्त जो मनाज़िर थे, आसमान से खून बरस रहा था और ज़मीन में ज़लज़ला था, आँधी आ रही थी। मिर्ज़ा फ़तेह ने वो पूरा वाक़या अपने मरसिये में नज़्म किया। क्या बात! पहले उन्होंने मजलिस का वाक़या नज़्म किया कि मैं एक मजलिस में शरीक हुआ और मुझे वहाँ बताया गया और फिर मेरी जिन से गुफ्तगू हुई और उसने मुझे बताया। फिर उससे पूरा उन्होंने वो जिन का वाक़या उसमें बयान किया है। वो मरसिया उन्होंने कहा तकरीबन मेरा ख़्याल है 100 से ऊपर बंद हैं उसमें। सही। वो मरसिया कह के वो लखनऊ आए, लखनऊ में उन्होंने एक मजलिस की बुनियाद रखी, उसमें वो मरसिया उन्होंने पढ़ा और मरसिये से पहले वाक़या बयान किया। कुछ लोगों ने बहुत सराहा, कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि ये तो झूठ है और ऐसा कैसे हो सकता है और मसलन रिवायत ज़ईफ़ है और वग़ैरह-वग़ैरह या शोहरत के लिए एक वाक़या इन्होंने गढ़ा है अपनी तरफ से। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और करबला जब गए, तो उन्होंने वो मरसिया इमाम हुसैन की दरी में डाल दिया और रोकर कहा कि अगर ये झूठा है, तो मुझे बता दीजिए, मैं मरसिया कहना छोड़ दूँगा और अगर ये सच्चा वाक़या है, तो तस्दीक कीजिए वरना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। तो बेहोश हो गए वो रोते-रोते, उन्होंने गशी के आलम में इमाम हुसैन को देखा और इमाम हुसैन ने कहा कि मिर्ज़ा फ़तेह, हमने तुम्हारे मरसिये पे दस्तखत कर दिया है, मरसिया बाहर निकलवा लो। खादिम से कहा, ज़री खोली गई, मरसिये को निकाला गया तो उस पर सब्ज़ रंग की रोशनाई से हुसैन इब्न अली लिखा हुआ था। वो मरसिया लेके वो लखनऊ आए, उन्होंने फिर दोबारा पढ़ा और जब एतराज़ कुछ लोगों ने किया तो उन्होंने कहा कि इमाम की तहरीर पे आग असर नहीं करती, अंगारे ले आओ। वो शोले ला के रखे गए, उस पे उन्होंने वो मरसिया रखा। तो कहते हैं कि शोले अंगारे सर्द हो गए लेकिन मरसिये पे कोई असर नहीं पड़ा। तो वो मरसिया जो था वो झांसठ मुज़फ़्फ़रनगर की एक रियासत है झांसठ, उसमें मुज़फ़्फ़र अली ख़ाँ कौसर एक बहुत बड़े रईस थे, शायर थे, मरसिया गो थे, वो मरसिया उनके पास था और उनकी औला और देखा लोगों ने बाद में। फिर वो मरसिया कहते हैं कि अ, गायब हो गया और वो किसी के पास नहीं। उसका मतला जो है महफूज़ रह गया था। बहरहाल मुझे बड़ी तलाश के बाद वो मरसिया मिला क्या? और मैंने इस पूरी तफ़सील के साथ उस मरसिये को गुलज़ार फ़सीह में शाया किया है। अगर आप उस मरसिये को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ऐसे मसाइब के पहलू हैं जो बयान नहीं होते लेकिन उस मरसिये में मौजूद हैं। हाय, हाय! क्या? तो अब आप ये देखें कि मरसिये से फ़ायदा पहुँच रहा है। बिल्कुल। जो काम आप मख्तल से लेते हैं, वहाँ मरसिया काम आ रहा है। ये मेरा सवाल भी था अगला, बल्कि अब चूँकि तसल्सल बन गया है तो ये मैंने कहीं बाद में जाके पूछना था, लेकिन अभी यहीं मैं आपसे इस पर और तफ़सील माँग लेता हूँ कि मकातिल के एतबार से अगर मकातिल को देखा जाए या वाक़या करबला को देखा जाए, तो जो मरसिये अनीस से पहले लिखे जा रहे थे, क्योंकि अब तक हम अनीस के दौर पर नहीं पहुँचे, अनीस से पहले तक रहते हैं। जो मरसिये अनीस से पहले लिखे जा रहे थे, आया वो कुछ रिवायती, जिस तरह आपने रोज़ शुहदा का नाम लिया, या रिवायती कुछ किताबों से लिए जा रहे थे या तख़य्युलात शामिल हो चुके थे उसमें? क्या पैटर्न था उस दौर में इस एंगल से मरसियों का?
देखिए उसमें ये था, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए मैंने पहले भी ये बात कहीं अर्ज़ की थी कि शायर मौर्रिख़ नहीं होता। बिल्कुल, हाँ। मौर्रिख़ एक अलग चीज़ है, शायर एक अलग चीज़ है। मौर्रिख़ जो है वो नस्र में अपनी बात बयान करता है, शायर नज़्म में बात बयान करता है। शायर के लिए मुबालग़ा जायज़ है और कुरान से साबित है। जैसा कि सूरह शूरा की आयत में ये कहा गया कि अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके तनाज़ुर में ये कहा गया है कि शायर अगर मुबालग़ा करता है तो वो शायरी हो रही है, वो हकीकत बिल्कुल सही। होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही। मसलन इमाम हुसैन के चेहरे को अगर कोई सूरज से तशबीह दे रहा है, शायरी कर रहा है वो, लेकिन हकीकतन इमाम हुसैन नूरे इलाही हैं, सूरज का उसके आगे कोई बिल्कुल सही। मुकाबला नहीं है, कोई बिल्कुल सही। तसव्वुर नहीं है। सूरज तो खल्क़ करने वाले हैं, बिल्कुल सही। ये तो सूरज बनाने वाले हैं। बिल्कुल। तो शायर शायर होता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर शाम गरीबा में ख़ैमे जले। अब आपको मक़तल में ये मिलेगा कि ख़ैमों को आग लगा दी गई, लेकिन जो डिटेल है वो मक़तल में आपको नहीं मिलेगी कि किस तरह ख़ैमों में आग लगी और बीवियाँ कैसे ख़ैमे से दूसरे ख़ैमे में गईं। इसकी डिटेल आपको मक़तल में शायद ना मिले, जुज़वी तौर पे ज़िक्र मिलेगा कि ज़ालिमों ने ख़ैमों को आग लगा दी। बिल्कुल। मुअर्रिख़ यही लिखेगा, लेकिन शायर का कमाल ये है कि शायर उसे अपनी शायराना सलाहियतों के ज़रिए नफ्सियाती एंगल से, समाजी एंगल से, फ़ितरी एंगल से कि भई जब कहीं आग लगती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही। लोग उसमें जल के थोड़ी मर जाते हैं, लोग भागते हैं, निकलते हैं, कोहराम होता है। और ऐसा वक़्त जब कोई आपकी मदद करने वाला भी ना हो, बेकसी का आलम हो, तो अब शोरा का कमाल ये कि उन्होंने शाम गरीबा के वाक़यात इस तरह से लिखे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये मक़तल के मुताबिक हैं या नहीं है। शाम गरीबा मक़तल में है, लेकिन डिटेल मक़तल में नहीं है, वो शायर बयान करेगा और शायर को बयान करने का हक़ है। और सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि ये शायराना तख़य्युल है और शायर की सलाहियत और उसके कमाल फ़न को देखना पड़ेगा कि इसने किस बात को किस अंदाज़ से पेश किया है। अच्छा, हम चूँकि उस दौर की बात कर रहे हैं, मुझे एक और एंगल से आपके कमेंट्स चाहिए। ज़ाहिर है अब इतना इतना वसी दौर है वो अदब के एतबार से। इस दौर में लखनऊ के, दिल्ली के जो रोसा थे, जो रईस लोग थे, उनका कितना अमल दखल है? वो उनका क्या किरदार है? उन्होंने खुद भी मरसिये कहे हैं, कई शायर भी हैं उनमें, उन्होंने भी मरसिये कहे हैं, लेकिन इक्तिसादी एतबार से उनका क्या किरदार है ये पूरे सिलसिले में? हाँ, देखिए इसमें ये है कि अब जैसे बहादुर शाह ज़फ़र हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने खुद भी सलाम कहे, उनके कुल्लियात में सलाम मौजूद है, बादशाह थे वो। उन्होंने सरपरस्ती की शौरा की सही। और ज़ाकरी जो है वो एक बाकायदा एक जिसे कहना चाहिए पेशे की हैसियत इख्तियार की उसने। मुलाज़िम यानी कहा जाता था कि भई फलाँ शायर बादशाह के दरबार में मुलाज़िम है, सही। मर्सिया ख़ान। बिल्कुल सही। अब जब भी मजलिस होगी किले में या इमामबाड़े में तो जनाब वो बुलवाए जाएँगे, चूँकि वो सरकारी मुलाज़िम हैं। सही। और फरमा रहे हैं आप। अब जैसे मीर तकी मीर जो थे वो आसिफ़ुद्दौला के दरबार में गए तो रख लिया मुलाज़िम उनको। अब जब मजलिस होगी तो मीर तकी मीर मर्सिया पढ़ेंगे क्या बात! या उनका सोच पढ़ा जाएगा। तो बादशाह ये करते थे कि शौरा को अपने दरबारों से वाबस्ता करते थे। उन्हें तनख़्वाहें दी जाती थीं, वज़ीफ़े दिए जाते थे, जिस पर गुज़र बसर होती थी उनकी। तो ये तो बहुत बड़ा किरदार है और ख़ास तौर पर जो है वो अवध वालों ने, रामपुर के उमरा ने, महमूदाबाद के फरमारवाओं ने और आपके जनाब अली मुर्शिदाबाद के और जिसे कहना चाहिए जहाँ रियासतें थीं, शिया रियासतें, हैदराबाद, दक्कन, दी तो पूरी-पूरी सरपरस्तियाँ की हैं इन्होंने। और शौरा ने अपने मरसियों में उनकी तारीफ़ें भी की हैं। क्या बात! क्या बात! हत्ता कि मीर अनीस किसी की तारीफ़ नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि गैर की मदह करूँ, शैख़ सना ख़ां होकर, मुजरी अपनी हवा कहूँ सुलेमा होकर। क्या बात! लेकिन जब ख़ता की मसाफ़त शबाब था, आपने उसकी उसके आखिरी जो बंद हैं उसमें नाम नहीं लिया उन्होंने वाजिद अली शाह का, लेकिन वो कह गए वो आलम पसंद लफ्ज़ हैं, सुल्तान पसंद बंद। सुल्तान आलम कहते थे वाजिद अली शाह को। आलम पसंद लफ्ज़ हैं, सुल्तान पसंद बंद।
तो भाई अली शाह का जिक्र तो आ गया इसमें। क्या नाम बात। नहीं लिया, लेकिन आलम और सुल्तान से वो अपनी बात कह गए। अब जैसे बहुत से मराठे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर ताकि महफूज हो जाए। देखिए, आगा मीर की जोड़ी मशहूर है, बिल्कुल। वो मोतमिदुद्दौला कहलाते थे। उन्होंने शौरा की गैर मामूली सरपरस्ती की। दिलगीर जो हिंदू थे, शिया हो गए थे दिलगीर, उन्होंने अपने मर्सियों में बड़ी तादाद में इनका जिक्र किया है। मोतमिदुद्दौला को अल्लाह सलामत रखे और इनका इकबाल बुलंद रहे, इस तरह की दुआएं मर्सियों में होती थीं। बिल्कुल इसी तरह एक मोहसिनुद्दौला एक थे, उनका जिक्र बार बार आपको मिलेगा। अच्छा, बहुत सी बेगमाते शाही, बादशाहों की बेगमात, जो जिनके मुलाजिम थे मर्सिया को शौरा या सोसखां हजरात, उन्होंने अपने मर्सियों में उनका तज़किरा किया है। क्या मुग़ल सल्तनत का भी इसमें कोई किरदार है? मतलब बहादुर शाह ज़फ़र का तो आपने बताया, लेकिन जो पहले की है मसलन अकबर की या जहांगीर के दौर की? नहीं, देखें, उसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि मज़हब जो है वो दिल्ली के बादशाहों का मज़हब शिया ही था। सही। और अकबर अच्छा, इसमें जो दारा शुको जो जिन्होंने किताब लिखी है अपने ख़ानदान के हालात पे, उसमें उन्होंने तमाम बादशाहों को शिया लिखा है। सही। लेकिन चूंकि ये सियासी थे, बादशाह थे, तो ये अपना शीयत को अपना बहुत ज़्यादा ओन नहीं करते थे। क्योंकि बड़ी तादाद में सुन्नी भी थे हिंदुस्तान में, तो वो सरकारी मज़हब अपना कोई बयान नहीं करते थे कि हम शिया हैं। सरपरस्ती की उन्होंने बहुत से, मिसाल के तौर पे औरंगज़ेब का वाक़या मिलता है कि औरंगज़ेब ने ताज़ियेदारी की बड़ी सरपरस्ती की अपने दौर में। हालाँकि हमारे यहाँ जो आम तसव्वुर है वो तो औरंगज़ेब को न नवासिब में गिनते हैं। दुश्मन जब लिखेगा तारीख तो वो अपने एंगल से लिखेगा, और जब ख़ानदान वाला लिखेगा तो अपने एंगल से लिखेगा। ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक ये दिल्ली के सारे बादशाह शिया थे। सही। और आ, मिसाल के तौर पर अभी मैं लाहौर से होकर आया हूँ, तो आपको हैरत होगी कि लाहौर में बड़े बड़े इमामज़ादे जो दफन हैं, जैसे मौज दरिया हैं, मौज दरिया बहुत मशहूर है, सड़क है उनके नाम पर, और खैमा सादात वहीं पे उसके सामने ही है वो। मौज दरिया इमाम अली नकवी की औलाद हैं, और वो अकबर के दौर में आए थे, अकबर ने उनकी सरपरस्ती की। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हैं कि अकबर के दौर में जो सादात आए, अकबर ने उनको बड़े बड़े मनसब, पंज हज़ारी, सह हज़ारी, तय हज़ारी, जो कि फ़ौज से पहचाने जाते थे। पंज हज़ारी यानी 5,000 की फ़ौज है इनके पास, उसके कमांडर हैं। तो अगर वो मुतासिब होते तो वो क्यों। अच्छा, बीबी पाक दामन का जो इस वक्त वो है, कदीम जो दस्तावेज़ात हैं, वो अकबर के ज़माने के हैं। बिल्कुल। और अकबर के दौर में उसके सालाना वज़ाइफ मुकर्रर थे, अखराजात पूरे किए जाते थे हुकूमत की तरफ से, तो क्यों होते थे? क्या? सारे दायरे के अंदर ही अंदर वो शीयत को सपोर्ट करते थे। अब दायरे के उसके ख़ानदान का जो बानी है तैमूर, उसका ताज़िया मशहूर है। तैमूर का ख़ुद का बयान मौजूद है कि मैं करबला गया, मुझे वहाँ ताज़िए दिए गए, ताज़िए लेके मैं हिंदुस्तान आया। बाज़ लोग कहते हैं कि ताज़िए की इब्तिदा तैमूर से हुई है हिंदुस्तान में सरकारी तौर पर। ताज़िए तो बनते थे, लेकिन बादशाह की तरफ से ताज़िया बरामद होना, एक सब्ज़ ताज़िया, एक सुर्ख़ ताज़िया, एक इमाम हसन का, एक इमाम हुसैन का, फिर एक अलम जो है वो बनवाया था उन्होंने। वो अलम जो है वो महमूदाबाद की रियासत में आज भी मौजूद है, जो तैमूर ने बनवाया था। तो वो अगर वहाबी या सुन्नी थे या मुतासिब थे तो ये अज़ादारी क्यों कर रहे थे? जहांगीर की बीवी जो है नूरजहाँ, वो शिया थी। बिल्कुल सही। नूरजहाँ ने इमामबाड़े बनवाए। अच्छा, फिर औरंगज़ेब की बेटी ज़ैबुन्निसा शिया थी। ज़ैबुन्निसा ने मौला अली की मनक़बत कितनी देखें आप कि उसके दीवान के कितने शेर उसमें फ़ारसी अशार मौला अली की शान में आपको मिलेंगे। तो ये सारी बातें हैं, अब दायरे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है तो तारीख़ समझ में आती है। तो नूरजहाँ ने क़ादिरुल्लाह शोस्त्री का जब वाक़या हुआ, जी। उनकी शहादत हुई, तो बदला किसने लिया? नूरजहाँ ने लिया ना। और औरंगज़ेब को एतराफ़ हुआ अपनी गलती का, उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और बाद लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी हालत में उससे हुक्म लिया गया काजी साहब की शहादत का कि वो नशे की हालत में था। और ज़ाहिर है कि इतनी अजीम किताब है हक़ाक़ुल हक़ के जो
विलायत अली पर अजीम तरीन किताब कही जाती है जो हिंदुस्तान में लिखी गई, जिसकी शरह आयतुल्लाह मरहशी ने 30-35 से ज़्यादा जिल्दों में की। बिल्कुल। तो कादिरुल्लाह शोस्तरी जो हैं वो अ, किस तरह से जो है वो, अच्छा एक वाक़या मिलता है कि जब नूरजहाँ ने कहा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अज़ीम कर दिया और इतने बड़े आलिम को तुमने कत्ल करवा दिया, तो गुस्से में उसने एक अंगारा जो है वो नूरजहाँ की यहाँ हाथ के ऊपर रख दिया। नूरजहाँ यानी जहांगीर की बीवी। तो वो उसके ये निशान पड़ गया यहाँ पर। अब जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और नादिम हुआ वो, और फिर सारे मामलात हुए, फिर कत्ल का बदला लिया गया, सारे उलमा को बुला के जो उसमें शरीक थे वो छत गिरवा दी गई और वो सारा जो है वो बदला पूरा हुआ काजी साहब का। तो वो जला हुआ जब निशान बार बार नज़र आता था तो वो पुरानी बातें ताज़ा होती थी। तो नूरजहाँ ने एक ज़ेवर बनवाया, चांदी की तख्ती उस ज़ख्म पे रखी, 5 छल्ले उंगलियों में रखे गए और हर छल्ले से एक जंजीर क्या उस बात है! चांदी की तख्ती पर, क्या और बात उस है! तख्ती की जंजीर एक कड़े में। ये अली बंद इसको कहा गया। अली बंद वो ज़ेवर है जो एक अरसे तक हमारी अज़ादारी का हिस्सा रहा है। हाँ, हाँ, क्या बात! आपको याद होगा बचपन में ख़ास तौर पे हमारे रिज़विया में अक्सर अली बंद फ़रोख्त, तो अब वो चीज़ मतरूक हो गई है। क्या बात! वो आपके तहज़ीब से, आपके कल्चर से वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। हालाँकि वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी। अक्सर बच्चों के हाथों में, बाज़ बड़ों के हाथों में वो हुआ करता था। चांदी के बनवाए जाते थे और मुझे कभी-कभी अब जैसे 7 मुहर्रम को या 6 मुहर्रम को जब फ़कीर बनाए जाते हैं, तो वो अली बंद निकलते हैं और बच्चों को, बड़ों को पहनाए जाते हैं, बाज़ तहज़ीबी घरानों में। और मुझे इस बात पर हैरत हुई कि ख्वाजा हज़रात इसकी पाबंदी आज भी करते हैं। ख़वाजों में आज भी अली बंद राइज है। तो ये नूरजहाँ की इजाद है। और अली बंद रखा ही इसलिए था क्योंकि मोहब्बत अली के जुर्म में काजी साहब शहीद हुए और उस ज़ेवर का ताल्लुक उससे है। हाँ, हाँ, क्या बात! तो अली बंद रखा गया ताकि मौला अली के नाम पर ये ज़ेवर जो है वो यादगार रहे। अच्छा, इर्ज़ा भाई, पहली नशिस्त है। पहली नशिस्त को इख्तिताम पर लेकर आते हैं। मेरे नज़दीक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। एक एक एंगल मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद इसका इख्तिताम कर लेते हैं बेशक। अज़ादारी का अपने आप में जो कल्चर था उस दौर में, यानी अनीस से पहले तक के दौर में, या दिल्ली में अज़ादारी का जो कल्चर था, इसके बारे में कुछ बताइए और ये भी बताइए कि इस कल्चर में शायरों का कितना किरदार था? देखिए दिल्ली में आज़ादारी में सूफियाना खानकाहों का बड़ा हाथ है। सही। और जो मज़ारात दिल्ली में थे औलिया के, उस पे अज़ादारी होती थी। और मीर तकी मीर के मरसिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़ास किस्म का मातम जो है दिल्ली में किया जाता था। तो यकीनन दिल्ली की अज़ादारी थी और बड़ी मशहूर अज़ादारी थी। हमारे मुग़लिया सल्तनत में जो शियत की तारीख़ है, जैसे सिब्त हसन फ़ाज़िल हंसवी की किताब है अज़ादारी की तारीख़ पे, उसमें उन्होंने उन चीज़ों को बयान किया है कि किस तरह से दिल्ली में अज़ादारी की जाती थी। लेकिन देखें ये नहीं था कि तहतुल्लाह मरसिए पढ़े जा रहे हैं, ये लखनऊ से शुरू हुआ है। सही। ये नहीं था कि तकरीरें हो रही हैं, ये बाद में शुरू हुआ है। सही। पहले ये होता था कि अ, सोज़ में, सोज़खानी में जो है वो सोज़ पढ़े जाते थे, सलाम पढ़े जाते थे। ये चीज़ें दिल्ली में होती थी। जुलूस वगैरह निकाले जाते थे। जुलूस निकलते थे लेकिन शाही सरपरस्ती में होते थे। बादशाह की तरफ से जुलूस होता था। अवामी जुलूसों का इतना तज़किरा हमें दिल्ली की तारीख़ में नज़र नहीं आता। शायद क्योंकि वो क्या कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर कुछ मामलात होंगे, कोई शाही मसाइल कुछ होंगे, हाँ, तो उसकी वजह सबसे से भी बड़ी हो सकता बात है। ये कि हुकूमत ने अपना मज़हब शिय्यत हाइलाइट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और आज़ादारी के जो बड़े मराकज़ उस वक़्त थे दिल्ली के मुग़लिया दौर में, वो हैदराबाद, दक्कन है, सही। वो फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद में यानी अवध की हुकूमत लखनऊ में आने से पहले फैज़ाबाद
में थी, तो शुजाउद्दौला का मम्बरात भी वहाँ बड़ा मशहूर है। फैज़ाबाद में बहुत तारीख़ ज़रदारी, मीर अनीस पहले फैज़ाबाद ही में थे, वहीं पैदा हुए, तो तारीख़ तो फैज़ाबाद से जहांगीर शुरू। का भी अगर वक़्त देखा जाए तो जहांगीर ने महल से निकलने के बाद एक अरसा फैज़ाबाद में गुज़ारा है। बिल्कुल गुज़ारा है, और ताज़िए बड़े खूबसूरत बरामद होते थे दिल्ली में। जो बादशाहों के बनवाए हुए ताज़िए थे, वो निकलते थे, बिल्कुल निकलते थे। अच्छा, फिर बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र भी अज़ादारी करते थे, और शाही किले में अज़ादारी उनकी सरपरस्ती में होती थी। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी शियत का ऐलान खुल के किया, और उन्होंने मन्नत मानी कि जब वो बीमार हुए तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर मैं शिफायाब हो गया तो मैं दरगाह में अलम चढ़ाऊँगा। तो लखनऊ में जो दरगाह है हज़रत अब्बास की, उस पे बहादुर शाह ज़फ़र ने अलम चढ़वाया था। ये तारीख़ है वहाँ की। तो कहने का मकसद ये है कि उरूज और अपने पूरी आबोताब के साथ लखनऊ ने आज़ादारी की खिदमत की। उस तरह की आज़ादारी दिल्ली में नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसके सारे मरासिम बजलाए जाते थे, जुलूस निकलते थे, ताज़िए निकलते थे, अलम निकलते थे, मातम होता था, नोहे पढ़े जाते थे। लेकिन जो शक्ल लखनऊ में आके आज़ादारी की हुई, वो उसका उरूज था, वो दिल्ली में उस तरह से नहीं हुआ। किबला कई और सवाल हैं लेकिन मैं उन्हें मर्ज करूँगा अब अनीस पर जब हम बात करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अनीस पे जब हम बात करें तो अनीस के अतराफ़ के हालात जो हैं उस दौर के उलमा के हालात, ये भी सब उन उन मामलात पर भी हम बात करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, तोफ़ा या अली मदद।